बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावेदारों का में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि 8वें विधानसभा के जनप्रतिनिधियों और उन दावेदारों को जो चुनाव में भाग लेने वाले हैं या भाग लेना चाहते हैं, उनका परिचय हम इस कार्यक्रम में कराते हैं। इस कार्यक्रम में हम आने वाले दावेदारों की दावों की सच्चाई को जानना चाहते हैं। दावे क्या क्या हैं, जनता में अगर वो उन दावों के साथ जाएंगे तो उनका क्या असर होगा, यह सब सवालों के साथ हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि कल अनीता बघेल को आपने सुना, आज पुष्कर विधानसभा के विधायक सुरेश रावत हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। सुरेश जी, आप लगातार 2 बार विधायक पुष्कर से रह चुके हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार आपने क्या किया, उपलब्धियां थीं, आपकी क्या उपलब्धियां रही, वो तो उस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन हम आज जो बात करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि ऐसे काम जो पुष्कर की जनता से आपने वादे किए थे और वो किसी कारण से, चाहे वो क्योंकि आप सत्ता में आपकी पार्टी नहीं थी इसलिए भी नहीं पूरे कर पाए होंगे, कि विपरीत पार्टी राज्य में स्थापित हो गई तो इसलिए ना कर पाए, कुछ ऐसे बातें जो आप पूरी नहीं कर पाए, लेकिन इस बार अगर आप जीत जाएंगे तो वो निश्चित रूप से वो काम पूरा करेंगे। कुछ उन बातों पर आप प्रकाश डालें। देखिए, निश्चित रूप से हमें तीर्थराज पुष्कर की जनता के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से लगातार दूसरी बार विधायक की जिम्मेदारी मिली और मैंने भरसक प्रयास किया कि मेरे विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो। 2013 के अंदर जनता ने मेरे को विधायक बनाया। उस समय बिल्कुल मैं नया था, मेरे जीवन का वो पहला चुनाव था और भारी बहुमत से जनता ने जीता के मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा। कुछ समय मुझे सीखने में लगा और सीखने के बाद मैंने काम करने का पूरा प्रयास किया। मुख्य रूप से जो हमारे अजमेर विकास प्राधिकरण है उसके अंदर 118 गांव हमारे पुष्कर विधानसभा के लगभग आते हैं। उनमें आबादी विस्तार की बड़ी समस्या थी। हमने उस आबादी विस्तार कराया, हज़ारों लोगों को हमने पट्टे वितरित किए, हज़ारों बीघा ज़मीन हमने आबादी कराई। एक बहुत बड़ा ये मैं अपने कार्यकाल का एक अच्छा काम मानता हूँ। इसका अलावा भी गाँवों के अंदर तारबंदी की समस्या थी, क्योंकि गरीब किसान छोटी छोटी जोत जोता है, वो गाँवों के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो तारबंदी का भारी भरकम इंतजाम तो उसका व्यय खर्चा उठा सके। तो मैंने सरकार से मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की, तो उन्होंने इस पे 35,000 रुपये प्रति किसान सब्सिडी दी। ये भी हमारे कार्यकाल का एक अच्छा काम था। तीर्थराज पुष्कर की बात करें, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर से मैं विधायक हूँ, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके पीछे एक भव्य एंट्री प्लाजा का हमने निर्माण कराया। लेकिन दुर्भाग्य के ही कहोगे कि जैसे ही हमारी 2018 में सरकार चेंज हुई और उस काम को आगे बढ़ने से इस वर्तमान सरकार ने रोक दिया और वहाँ के जो विपक्षी पार्टी के जनप्रतिनिधि है वो जिला कलेक्टर और सरकार से मांग करते रहे कि साहब ये एंट्री प्लाजा गलत बना, इनको तोड़ा जाए, इसकी जांच की जाए। पूरे 5 साल निकल गए, न तो उसकी कोई जांच हुई, न उस पर कोई कार्य हुआ, उल्टा उसको रोक के रखा। और हमने जिला प्रशासन को दबाव बनाया, जब जाके वहाँ पे उन्होंने कुछ गार्ड वगैरह लगाए और हमारे जो कार्यकाल के अंदर जो एंट्री प्लाजा बना, उन्होंने सिर्फ उसका नाम परिवर्तन करके, माननीय मुख्यमंत्री जो गुमराह करके उसका सिर्फ उद्घाटन करने का काम किया। इसके अलावा भी जो तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो सीवरेज का गंदा पानी जाता है वो हम सब के लिए पीड़ादायक विषय है। और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मेरे दोनों कार्यकाल के अंदर मैंने उसको कराने का प्रयास किया। पिछली बार 4 करोड़ रुपये स्वीकृत भी हुए, लेकिन वो नाकाफ़ी थे। इस बार भी विपक्ष में होने के नाते मैंने विधानसभा में कई बार मामला उठाया, लेकिन क्योंकि ये सरकार हमारी सुनी नहीं और काम हो नहीं पाया। अभी दिखावटी के लिए ये कुछ काम कर रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, जल्दी करे। और ये मेरे मन की इच्छा है, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर हम सबका स्थान है। और मैं जब छोटा सा था, जब मेरी माँ के साथ और मेरे भाइयों के साथ मैं मेले के अंदर जाया करता था, तब से ही हमारी आस्था है। मैं बचपन से तीर्थराज पुष्कर से जुड़ा हुआ हूँ और जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक तीर्थराज पुष्कर से हम जुड़े रहेंगे। और जीवन के बाद भी जाना तो तीर्थराज पुष्कर ही है, इसलिए तीर्थराज पुष्कर की सेवा हम मन से, तन से, धन से करना चाहते हैं। तो मेरा संकल्प है कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो सीवरेज का गंदा पानी जाए वो रुके। उसके अलावा भी वहाँ पे जो अवैध गतिविधियाँ संचालित है उस पर रोक लगे। नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है वो बिल्कुल जड़ से नस्तो नाबूद हो। वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिया भी
वहाँ कपड़े की फैक्ट्रियों के अंदर के नाम पे काम करके कुछ अवैध गतिविधियों को संचालित करने का कुकृत्य कर रहे हैं। तो मैंने विधानसभा में भी उठाया, जिला प्रशासन पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और हमारी सरकार आई तो एक अभियान चला के एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी को हम पुष्कर में नहीं रहने देंगे, ये मेरा संकल्प है। इसके अलावा भी तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो हमारे गांव हैं, गाँवों के अंदर आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर जो हमारी विधानसभा है वो अजमेर का पेराफेरियल एरिया है। आज अजमेर के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ कहीं भी निकलोगे तो आपको तीर्थराज पुष्कर की विधानसभा के गाँव मिलेंगे। चाहे तो आप इधर सेदरिया ले लो, बड़गांव ले लो, सराधना ले लो, तबीजी ले लो, सोमुलपुर ले लो, इधर आप आओगे तो गुगरा ले लो, नारेडी ले लो, बड़लिया ले लो, काइड ले लो, इधर चाचावास ले लो, होकरा ले लो, पदमपुरा ले लो, कानस ले लो, नेडला ले लो। तो ये अजमेर के चारों तरफ गांव हैं। इसके अलावा भी हमारे बड़े कस्बे हैं, जैसे कि करकेड़ी हो गया, रूपनगढ़ हो गया, और भी बहुत सारे गांव हैं। नाम लूँगा तो समय लगेगा। दूसरा, हमारे तीर्थराज पुष्कर के अंदर एक नगर पालिका भी है, 2 नगर निगम के वार्ड भी आते हैं। तो क्योंकि अजमेर क्षेत्र का पेरिफेरल एरिया है, इसलिए यहाँ विकास की दरकार है। हमारे 2 वार्ड है नगर निगम के, वार्ड नंबर 61 और वार्ड नंबर 54। वहाँ पे उस क्षेत्र की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे रोडें जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है, वहाँ नालियाँ भी ठीक तरह से नहीं बनी हुई है। तो हमारा ये प्रयास है कि ये जो दोनों वार्ड है, क्योंकि अजमेर शहर का वार्ड है, नगर निगम के वार्ड है, तो स्मार्ट सिटी तो घोषित कर दी, लेकिन दूसरा तरफ आप देखोगे तो ये दोनों जो वार्ड है जिसके अंदर बरसात में पानी भर जाता है, वहाँ पे कई तरह की समस्या है। वहाँ पे लोगों को घरों पे आबादी के पट्टे नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि वहाँ पे रोड बने, नाली बने, रोड लाइटें लगे, और उन सबको आबादी का पट्टा दिलाए, जिससे कि वो बेहतर तरीके से अपने घर का जो बचा हुआ काम है या और अन्य प्रकार की ज़रूरत है वो पूरी कर सके, मालिकाना उनको हक मिले। इसके अलावा भी हमारे जो आसपास के गांव हैं, क्योंकि वो शहर से सटे हुए हैं लेकिन सुविधा गांव जैसी है, गांव से बदतर है, तो उनको भी हमें एक सिटी के रूप में डेवलप करना है। ये भी मेरा प्रयास रहेगा। रूपनगढ़ जो हमारा बहुत बड़ा कस्बा है, एक तरह से वो नगर पालिका जितना बड़ा एरिया है लेकिन ग्राम पंचायत है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे चाहे सीवरेज लाइन हो, चाहे वहाँ पे रोड लाइट हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो। अभी वहाँ पे मैंने मेरे विधायक फंड से कैमरे लगाए, उससे काफ़ी लोगों को अच्छी राहत मिली। तो वो एक शहर के रूप में हमारा, चाहे करकेड़ी हो, चाहे रूपनगढ़ हो, चाहे कोई सा भी बड़ा कस्बा, जो एक शहर की सुविधा हो, वो मेरा प्रयास रहेगा। अभी कुछ गाँवों के अंदर मैंने गलियों के अंदर रोड लाइटें लगवाई, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, एक सैंपल के तौर पे। तो अगली बार जब जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से प्रत्येक गांव और ढाणी के अंदर लाइटें लगे, रोड लाइटें लगे, और गांव के मुख्य चौराहे पे स्ट्रीट लाइटें लगे, और सब गांव के अंदर मुख्य बाज़ारों में कैमरा लगे। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, और प्राथमिकता नहीं, ये मेरा संकल्प भी है। क्योंकि आज ये गाँव के अंदर मूलभूत, क्योंकि चोरियाँ हो गई, चोरियाँ की वारदातें बहुत बढ़ती है, तो कैमरे लगने से, लाइट लगने से कैमरा लगेगा, कैमरा लगने से इस तरह की जो अनवांछित वारदात है उस पर लगाम लगेगी। लोग शांति से, क्योंकि किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वही गांव में रहते हैं, शांति से दिन भर अपना कड़ी मेहनत करके घर आते हैं, वो तो शांति से वो अपना रात गुजार सके, शांति से अपना जीवन यापन कर सके। उसके लिए रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट और गाँवों के अंदर ये कैमरे लगना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी मैंने DMFT फंड से अभी 42 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। हर गांव के अंदर जहाँ स्कूलों में कमरों की कमी थी, वहाँ कमरे मैंने स्वीकृत कराए। पिछली बार भी कई गांवों के अंदर स्कूलों में कमरे की कमी थी, तो मैंने कमरे बनाए, क्योंकि शिक्षा का विकास जरूरी है, और बच्चे बेहतर तरीके से शिक्षा तभी ग्रहण कर पाएंगे तब उनको वहाँ मूलभूत सुविधा मिले। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी पुष्कर विधानसभा के अंदर किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर एक भी कमरे की कमी न आ रहे, बैठने के लिए उनको दरियाओं की व्यवस्था हो। मैंने करोड़ों रुपए की सरकारी स्कूलों में दरिया दी। वो दरिया इसलिए दी कि वहाँ पे बच्चे सर्दी के अंदर बैठते थे, ठंड लगती थी, गर्मी के अंदर बैठते थे, गर्मी लगती थी। तो इसलिए जब, क्योंकि गाँव के अंदर सर्दी के अंदर बच्चों को बाहर बिठाते हैं और गर्मी के अंदर कई बार प्रोग्राम होते हैं, तो उनको समस्या थी। तो मैंने कहा एक बार जितना भी बजट लगे, लेकिन जितनी भी दरियों की आवश्यकता है, तो आज मेरी पुष्कर विधानसभा के अंदर एक भी कोई स्कूल ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर मैंने दरिया नहीं दी। और भी मैंने अभी खादी बोर्ड से दरिया का मैंने खरीदने की स्वीकृति जारी की है, तो जल्दी वो भी होगा। इसके अलावा भी जहाँ फर्नीचर की कमी थी, मैंने फर्नीचर की उपलब्ध कराने की कोशिश किया। इसके अलावा शिक्षा के बाद हमारा चिकित्सा
भी महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया तब रहेगी जब गांव के अंदर हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र है कि वहाँ पे जो उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर नर्सिंग स्टाफ है उनको पर्याप्त मात्रा के अंदर संसाधन उपलब्ध हो। तो मैंने जब इन नर्सिंग स्टाफ की मीटिंग ली, डॉक्टरों की मीटिंग ली, मैंने पूछा भाई आपके यहाँ पे क्या कमी है बताइए, मेरा विधायक फंड है, वो विधायक फंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा पर खर्च करना है। तो उन्होंने कॉमन जो राय निकल कर आई कि साहब हमारे पर्दे 30-30 साल से बदले नहीं, साहब कंबल जो हमारे हैं 10-10, 15-15 साल से आई नहीं। तो मैंने कंबल और चद्दर के लिए भी मेरे विधायक फंड से लाखों रुपए उप स्वास्थ्य केंद्र को दिया। इसके अलावा कोरोना के अंदर जब मैं गाँव ढाणी घूम के लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी और जो भी मेरे से मदद हो सकी विधायक होने के नाते मैंने करने का प्रयास किया। तो मैंने ये आवश्यकता महसूस की कि उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर छोटे छोटे उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहाँ नहीं है, जिसके कारण लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनको छोटी छोटी बीमारियाँ लगी हुई है। जैसे कि किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो जब उसको कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो अस्पताल में जाता है, तब पता लगता है कि बीपी बढ़ गया। तो मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर प्रत्येक विधानसभा के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मैंने बीपी की मशीन दी। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मैंने शुगर नापने की मैंने मशीन दी। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर एक ऑक्सीमीटर दिया। प्रत्येक उप स्वास्थ्य के केंद्र के अंदर जो उन्होंने मुझे छोटी मोटी उपकरण बताए वो करें। इसके अलावा भी 2 एम्बुलेंस 45 लाख की क्रिटिकल एम्बुलेंस, जो एक तो जनाना के अंदर जो नितांत आवश्यकता थी, वर्षों से डॉक्टर मांग कर रहे थे, वो मैंने स्वीकृत करके वहाँ सुपर्द की। आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा भी रूपनगढ़, क्योंकि अजमेर से बहुत दूर है, कई बार जयपुर भी रेफ़र करना पड़ता है, तो क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर वहाँ कई बार मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो मैंने 45 लाख रुपए की विधायक मद से वहाँ भी मैंने एम्बुलेंस दी, आज वो लोगों के काम आ रही है। इसके अलावा 7 एम्बुलेंस छोटी, जिसके अंदर गगवाना हो गया, नरवर है, हमारे सराधना है, करकेड़ी है, भदूण है, इस तरह से 7 जो स्वास्थ्य के जो 7 सामुदायिक हमारे स्वास्थ्य केंद्र थे, वहाँ पे हमने इसका 7 छोटी एम्बुलेंस और 2 बड़ी एम्बुलेंस देने का मैंने काम किया। इसके अलावा भी चाहे वो पुष्कर का अस्पताल हो, चाहे वो करकेड़ी का अस्पताल हो, चाहे रूपनगढ़ का अस्पताल हो, चाहे हमारा गुड्डा का अस्पताल हो, चाहे हमारा मंदारपुरा का अस्पताल हो, चाहे हमारा हटुंडी का अस्पताल हो, चाहे सराधना का अस्पताल हो, चाहे नांद का अस्पताल हो, चाहे करकेड़ी का, चाहे केकड़ी का हमारे कड़ेल का अस्पताल हो, चाहे करकेड़ी का हो, जो भी डॉक्टरों ने मेरे को कहा कि हमें अस्पताल के अंदर इस उपकरण की आवश्यकता है, मैंने तुरंत प्रभाव से वो मैंने स्वीकृत करने का काम किया। इस तरह से मेरा प्रयास रहा कि चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र के अंदर काम होना चाहिए। अभी भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा काम करने की दरकार है और हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हम भरपूर मात्रा में काम करें। दूसरा, हमारे पुष्कर विधानसभा के अंदर पानी की भयंकर समस्या है, क्योंकि सुदूर गाँव है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, कुओं के अंदर पानी है तो फ्लोराइड है, तो वहाँ कई जगह पीने की समस्या थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने जल जीवन मिशन एक ऐतिहासिक कदम उठाया और उस जल जीवन मिशन के तहत आज गांव ढाणी हर घर योजना का जो वहाँ पानी पहुँच रहा है, तो उससे लोगों को सीधा लाभ पहुँचेगा। और जो वंचित रहे, मेरा आगे भी प्रयास रहेगा कि जो गांव ढाणी बिशलपुर के पानी से वंचित रही उसको पानी से जोड़ने का मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे गांव और ढाणियाँ ऐसी है जो आज भी आबादी विस्तार से कुछ वंचित है। मैं सर्वे करा रहा हूँ, रिपोर्ट ले रहा हूँ, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो बच्चे आबादी है वहाँ उस गांव के अंदर आबादी विस्तार हो, लोगों को पट्टे मिले। इसके अलावा भी प्रत्येक गांव के अंदर, क्योंकि युवाओं के विकास के लिए खेलों के अंदर भागीदारी जरूरी है, और जब युवा खेल प्रतियोगिता के अंदर उसको सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से उनका सामूहिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा। तो इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे और जहाँ आवश्यकता है, बड़ा गांव है, वहाँ पे एक सुविधायुक्त खेल स्टेडियम की बने, उसके लिए मैं सब जगह ज़मीन आवंटन का भी प्रयास करूँगा। और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, हालांकि अभी वर्तमान सरकार ने गौशाला बनाने की घोषणा तो करी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बजट घोषणा कागजों में रही। लेकिन मैं आप विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार जब आपका आशीर्वाद रहेगा तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में
एक अच्छी गौशाला का निर्माण हो, जिससे गौ माता अपना भरण पोषण कर सके, वो सुरक्षित रूप से अपना वहाँ पे सबको आशीर्वाद दे सके। तो मेरा ये मोटा मोटी प्रयास रहेगा। इसके अलावा भी, क्योंकि समस्या तो समय के साथ बढ़ती रहती है, जैसे जैसे समस्या आएगी वैसे वैसे उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। सुरेश जी, जितने सवाल मैं आपसे आगे पूछता, बिना सवालों के आपने क्रमवार शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं सब पर अपने विचार व्यक्त कर दिए। तो मेरे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सारे सवाल जैसे आपको कंठस्थ थे और आपने जनता के सामने पेश कर दिया। अब मैं आपको वो सवाल तो पूछूंगा भी नहीं, अब मैं आपसे अलग से पूछूंगा। पहले तो ये बताएं कि जैसे 5 साल आप पहली बार जब पहले उसमें अटेम्प्ट में आए, पहली बार जब आप नए नए खिलाड़ी थे राजनीति के, तब पहली बार उतरे और आपने जो 5 साल काम किया उसका ही नतीजा था कि दूसरी बार फिर जनता ने आपको चुना। तो आप अपनी 2 बार के टर्म की जीत का श्रेय किसे देते हैं, ये सवाल मेरा है। देखिए, मेरी दो टर्म की जो जीत का श्रेय मैं जनता को देना चाहता हूँ, पुष्कर विधानसभा की को। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं 2 बार राजस्थान की विधानसभा में पहुँचा। और जब जिस पे जनता का आशीर्वाद होता है तो उसको किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों को गणेश मान के काम करता हूं, क्योंकि मेरी विधानसभा का 90% एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र है। और क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, एक खुद छोटी सी ढाणी के अंदर रहता हूं, तो मुझे पता है कि एक किसान की, एक मजदूर की क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है। उसकी पीड़ा को मेरे से बेटर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं खुद उस जीवन को जीता हूँ। मैं आज भी एक छोटी सी हमारे 8-9 घरों की ढाणी है, खेतों के बीच में ही रहता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मजदूर की क्या समस्या है, किसान की क्या समस्या है। तो उनका फिर मैं, क्योंकि मैं रहता भी वहीं हूँ, रोज़मर्रा की जीवन के अंदर उनसे मेरा डे टू डे संवाद होता रहता है। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं जितना भला हो सके इन लोगों का करूँ। सुरेश जी, आपको टिकट मिल गई, मैं जानता हूं कि टिकट आपको मिल जाएगी और मिल जानी चाहिए, क्योंकि आपने काम किए हैं जैसा कि आपने बताया है। तो आप अगर टिकट मिल जाती है और आप जनता के बीच में जब चुनाव के अंदर जाएंगे तो किस एजेंडे को लेकर जाएंगे? देखिए, मैंने पुष्कर विधानसभा के प्रत्येक गांव के अंदर जो जो हमारे 10 साल के कार्यकाल में काम हुए, उस काम का मैंने एक पैम्पलेट के रूप में छपा के रख लिया है। जिस गांव के अंदर भी जाएंगे, हम उस गांव के अंदर जो काम कराए उसके बारे में तो बताएंगे सही, इसके अलावा भी भविष्य के अंदर हम 5 साल में क्या करने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान का बच्चा जानता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और हम ऐतिहासिक काम कराएंगे पुष्कर विधानसभा का। क्योंकि मेरे से कोई भी गांव ढाणी कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। चप्पा से मैं वाकिफ़ हूँ कि किस जगह कौन सी समस्या है, इसका समाधान क्या है। तो क्योंकि 5 साल विपक्ष में रहते हुए मैंने सड़क से लेकर विधानसभा तक मैंने खूब संघर्ष किया और खूब सरकारी दफ्तरों और प्रशासन के चक्कर लगाए, गाँवों के अंदर खूब लगातार मैं 5 साल सक्रिय रहा। इसलिए मुझे पता है कि हमारे क्षेत्र की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या, तो मैं पहले दिन से ही, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो पहले दिन से ही क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए लग के और मैं पूरा प्रयास करूंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि चाहे हमारे क्षेत्र के अंदर कैमरे लगवाने हो, चाहे हमारे क्षेत्र के अंदर रोड लाइटें लगवाना हो, चाहे हमारे क्षेत्र के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगवाना हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने का हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काम करने का हो, चाहे गाँव के अंदर खेल मैदान का विकास करने का हो, चाहे गाँव के अंदर गौशाला बनाने का काम हो, मैं इस पर पुरजोर तरीके से काम करूँगा और उसके अंदर 1 साल के अंदर ही मैं जनता को रिजल्ट दूंगा। ये तो एजेंडा हुआ। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आप जनता से जब रूबरू हैं और अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जब जीत का आधार, आपका जीत का आधार क्या होगा? क्योंकि आप तो जातिगत आधार पर जीतेंगे चुनाव, या अपने किए हुए कामों को लेकर जाएंगे, या और दूसरे, क्या आपकी जीत का आधार क्या मानते हैं जब आप वो? देखिए, मैं लगातार दूसरी बार पुष्कर की जनता ने मेरे को विधायक चुना और निश्चित रूप से मैं आपको मेरे को विश्वास है कि तीर्थराज पुष्कर की जनता का आशीर्वाद रहेगा और उनकी जन भावना के अनुरूप ही मैं तीसरी बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचूंगा। तो मेरा जीत का आधार मेरा काम है, मेरा व्यवहार है। मैंने हर आदमी के दुख सुख के अंदर मैंने भाग लेने की कोशिश करी और एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से, चाहे शहरी क्षेत्र के लोगों से मेरा सीधा संवाद है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जनता के लिए काम किया। उनके सुख दुख के अंदर आधी रात को जब उन्होंने मुझे बुलाया तब मैं उनके बीच में खड़ा रहा, तो और निरंतर उनके संवाद में करता रहा। तो मुझे इन सब चीज़ों के आधार पे मुझे विश्वास है कि मैं राजस्थान की विधानसभा में तीसरी बार पहुंचूंगा। तीसरी बार आप पहुंचेंगे, ईश्वर करे आप तीसरी बार पहुंचे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन एक सवाल बड़ा कड़वा है,
और वो कड़वा सवाल मैं इसलिए पूछना चाहूँगा कि हर पार्टी में होता है, हर नेता से पूछूंगा, जो भी यहाँ दावेदार आएगा उससे पूछूंगा कि आपकी पार्टी के अंदर, आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बीजेपी के अंदर और कौन कौन से प्रतिद्वंदी या और कौन कौन से चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, और आप उनका सामना कैसे करेंगे और कौन कौन है वो लोग? देखिए, ऐसा है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सबको अधिकार है लोगों पार्टी को अपनी बात कहने का, सबको अधिकार है अपनी उम्मीदवारी जताने का, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब मैंने भी उम्मीदवारी जताई तभी मेरे को पार्टी ने मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जितने उम्मीदवार होंगे उतनी प्रतिस्पर्धा रहेगी, और मेरा किसी से न तो मैं कोई जो उम्मीदवार होते हैं जो टिकट मांगते हैं, टिकट के उम्मीदवार जो टिकट मांगते हैं, मैंने न तो कभी किसी का विरोध किया। मैं तो उल्टा लोगों को कहता हूँ कि अच्छा है, एक सेकंड लाइन और खड़ी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर टिकट मांगेंगे तो निश्चित रूप से उसमें नेतृत्व क्षमता डेवलप होगी और एक हमारी नई पीढ़ी तैयार होती है। तो कौन कौन से नेतृत्व के अंदर आपका जो आपके आसपास आपको नजर आ रहे हैं? पहले मैं पूछूंगा पार्टी में, फिर मैं पूछूंगा पार्टी के बाहर दूसरी पार्टी के अंदर। देखिए, ऐसा है कि हमारे पुष्कर विधानसभा के अंदर इस बार उम्मीदवारों की बाढ़ आ रखी है, तो हो सकता है मैं कुछ का नाम लूँगा और कुछ का भूल गया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं अभी किसका नाम लूँ किसका नहीं लूँ, क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी है, 20-21 लोग हैं, तो निश्चित रूप से जो भी मांग रहे हैं मेरी उनको शुभकामनाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी सौहार्दतापूर्ण आपने बयान दिए हैं, और मैं यही चाह रहा था कि आप कुछ बयानों में नाम लेते हैं, लेकिन आपने नाम नहीं लिया। बड़ी समझदारी और एक राजनीतिक चालबाजी के तहत आपने उन सारे नामों को जुटला दिया। चलिए, कोई बात नहीं, आगे कांग्रेस से कौन कौन आ रहे हैं आपके सामने? देखिए, निश्चित रूप कांग्रेस तो एक अखाड़ा बना हुआ है। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे, क्योंकि हम अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि उनकी ब्लॉक के अंदर मीटिंग होकर आवेदन मांग रहे हैं, तो उनके अंदर भी बहुत सारे आवेदक है, वो आपस में लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले भी आपस के अंदर उनमें सीट फुटबॉल हुए थे। आज भी मैंने टीवी के अंदर न्यूज़ के माध्यम से पता लगा कि आज भी उनके अंदर झगड़ा हुआ है। तो हमें तो ये लगता है कि कांग्रेस झगड़े के अंदर ही ये चुनाव निपट जाएगा। अच्छा, तो आपस में ये सारे के सारे निपट जाएंगे। अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप में कमियाँ क्या हैं? देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ, अगर कमियाँ जिसमें नहीं हो वो तो भगवान होता है, तो निश्चित रूप से मेरे में भी कुछ कमियाँ होगी, तो मैं उस कमियों को सुधारने नहीं, आप बताइए, आपको कभी, अभी आप जब आईना देखते हैं, आप शीशा देखते हैं, या कभी आपको आपके आसपास वाले लोग बताते हैं, या आपके बुजुर्ग लोग जो आपके शुभ चिंतक हैं वो कहते हैं यार सुरेश ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, या आपके व्यवहार में ये कमी है? निश्चित रूप से मेरे में जो सबसे बड़ी कमी जो मेरे को लगती है जी, और बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास भी होता है कि मैं जल्दी से हर किसी पे विश्वास कर लेता हूँ। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। और जब बाद में पता लगता है कि जिस पे विश्वास किया वही विश्वासघात करने का प्रयास करते हैं, तो पर मेरा स्वभाव है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को अंदर कोई भी मिलने आता है तो एक दया भाव रहता है, और जो भी कहता है मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। तो एक ये विश्वास करना भी चाहिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जब मैं आकलन करता हूँ कि जब मैंने पूरा तन मन धन से जिन लोगों का साथ दिया, पूरा भाई की तरह रखा, विश्वास किया, लेकिन जब समय आते हैं तो वही लोग अपनी पीठ दिखाने का काम करते हैं, तो मन में पीड़ा होती है, स्वाभाविक है, एक मानव स्वभाव है। चलिए, ये तो आपने अपनी कमी बताई। कमी क्या है? ये तो आपकी खूबी है कि आदमी किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा। दुनिया विश्वास पर कायम है, दुनिया चली इसीलिए रही है, रिश्ते नाते सब पर यकीन करना पड़ता है। ये आपके मुकद्दर की बात है कि आपके साथ ऐसे ही लोग चिपके हुए रहते हैं जो आपका नुकसान भी कर जाते हैं। खूबियाँ क्या क्या हैं आप में? देखिए, मेरी खूबी तो मुझे पता नहीं है क्या है। अब आपने पहली बार किसी ने पूछा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे में क्या खूबी है। मैं तो नहीं मानता मेरे में कोई खूबी है। देखिए, ये एक अच्छे राजनेता की तरह जवाब दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इनको पढ़ाकर भेजा है, क्योंकि जो आदमी अपनी खूबियां, अरे राजनेताओं से खूबियां पूछी जाएं तो वो एक लंबी फहरिस्त बता देंगे खूबियों की, यार ये मेरे अंदर, ये मेरे अंदर, ये मेरे अंदर, वो बहुत सारी खूबियां। लेकिन उन्होंने खूबियां नहीं बताई, कमियां बताई अपनी, और कमी भी एक ही बताई, बाकी कमियां जनता तय करेगी, बाकी खूबियां भी जनता जानती होगी। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, राजनीति के अंदर नादान हूँ अभी, मैं तो बच्चा हूँ, अभी लोगों से सीख रहा हूँ, बड़े लोगों से सीख रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे जितना अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकता हूँ, क्योंकि एक जीवन एक पाठशाला है, और राजनीतिक क्षेत्र तो सामाजिक सेवा का क्षेत्र है। इसमें सीखने को बहुत कुछ है, दिन प्रतिदिन सीखने को मिलता है। और मेरे को जीवन का सबसे बड़ा संतोष यही है कि जब रात को मैं सोता हूँ तो मैं याद करता हूँ कि मैंने कितने गरीब लोगों का, कितने ईसाई लोगों का मैंने भला किया, उसके दुख सुख में काम आ सका, वही सोच के मेरे को रात को एक अच्छी नींद। चलिए, अब आखिरी सवाल मैं और पूछ लेता हूँ आपसे। सुरेश जी, मुझे आप ये बता दें कि आप अपनी जनता से क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस बार जब आप चुनाव मैदान में जाएं तो आप उनसे क्या उम्मीदें करते हैं? उम्मीदें क्या क्या हैं,
वो बताइए। देखिए, मैं जनता से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से वर्तमान के अंदर राजनीति का परिदृश्य है, चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, कुछ ही महीनों बाद मतदान होना है, राजनीतिक पार्टी अपना अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। हर आदमी, कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों से होंगे, कुछ निर्दलीय भी होंगे, हर आदमी अपनी बात कहेगा, कहनी भी चाहिए, और हमारी क्षेत्र की जनता को उनकी बात सुननी भी चाहिए। लेकिन क्योंकि चुनाव के अंदर कई तरह की अफवाहें चलती है, कई तरह के लोगों को गुमराह करने का प्रयास होता है, तो मेरा जनता से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप अंतरात्मा से मनन करें, किसी के बेखावे में नहीं आए, किसी के गुमराह करने से नहीं आए। और मुझे मेरी जनता पे विश्वास है, क्योंकि मेरा जनता से 10 साल से तो सीधा संवाद है, सीधा रिश्ता है। जो कोई 10 दिन के अंदर लोग आके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। जो मेरे 10 साल का खून पसीने से सिंचा हुआ जो जनता से मेरा एक आत्मीय रिश्ता है, उसको 10 दिनों के अंदर कोई भी झुटला नहीं सकता। पहले भी कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन जनता अपने निर्णय पर, अपने आशीर्वाद पर अड़िग रही। मुझे अब भी विश्वास है कि जनता मेरे को पूरा अपना आशीर्वाद देगी और अपने आशीर्वाद के लिए अड़िग रहेगी। तो पुष्कर के मतदाताओं, आज आपने अपने सशक्त और मजबूत दावेदार जो वापस तीसरी बार आने के लिए संकल्पित हैं मुलाकात की, उनकी बातों पर आपने यकीन होगा आपको, और मैं आपकी शुभकामना देता हूं कि इस बार फिर आप विजयी भव के नारे के साथ मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप दावेदारी के लिए हमारे चैनल पर आए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।